ओके आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स पेज 133। टैंजिबल नॉन करंट एसेट सबसे पहले तो बताएं क्या समझ आ रहा है। व्हाट इज अ नॉन करंट एसेट? मैम, नॉन करंट एसेट्स को एसेट्स होते हैं जिनको आप मोर देन 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जिनकी मोर देन 1 ईयर लाइक लाइफ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, टैंजिबल किसे कहते हैं? आप इसकी टच नहीं कर सकते। फिजिकली टच नहीं कर सकते। प्लीज और टच कर सकते, टच कर सकते हैं। टच सो द कर वर्ड सकते इज एग्जिस्टेंस टैंजिबल एंड एंड intangible। टैंजिबल वो है जिसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बेसिकली इट्स इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। whereas intangible इसको छुआ नहीं जा सकता। इट इज अ नॉन 3D existence। there is no 3D existence of intangible। ठीक है, 3D में आपको नहीं मिलेगा। वो आपको सॉफ्ट कॉपी में सर्विस है, वो छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, संभाल के रखा नहीं जा सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटैंजिबल। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 बेसिकली टैंजिबल नॉन करंट एसेट के बारे में बताता है, विच द नेम इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसके रूल्स हमें देखने होंगे कि क्या रूल्स हैं और किस तरह से। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए और पढ़िए। non-current assets are assets which are bought by the business for continuing use. Tangible non-current assets are those with physical form. विथ फिजिकल फॉर्म क्या कह रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स विच आर बॉट बाय द बिजनेस। बिजनेस खरीदता है तो ओनर कौन है? बिजनेस ओनर है। और वो क्यों खरीदता है? इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करने के लिए, कंटिन्यूइंग यूज। उसको रीसेल नहीं करना, उसको इस्तेमाल करना है। हमने एसी खरीद के लगाया है इस्तेमाल करने के लिए, रीसेल करने की नियत से नहीं। टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर दोज विथ फिजिकल फॉर्म, जो हमने अभी बात की कि 3D इसकी एग्जिस्टेंस होती है। अब आइए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ये अचानक से बात एक्सपेंडिचर पे आ गई है, तो ठीक है, जैसे चैप्टर जा रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बट इससे पहले हम दोनों की क्लासिफिकेशन में जाएं, जरा मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेंस एंड एन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? एक्सपेंस हमारे जो रूटीन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं या रेगुलर बेसिस पे जो रेगुलर बेसिस पे जो भी खर्चे हो रहे हैं रूटीन बेसिस में, उसको हम एक्सपेंस कहेंगे। और कोई बात? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाता। आपने चाय मंगवाई, चाय पी ली, खत्म। अब अगले दिन अगली चाय आई। आपने मार्कर मंगवाया, एक हफ्ते 15 दिन में खत्म। इट्स अ रूटीन एक्सपेंस। प्रिंटर पेपर्स मंगवाए, प्रिंटर पेपर्स यूज हो गए, खत्म। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। ये समझें, फॉर शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ में एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जिसकी शॉर्ट लाइफ नहीं होती, लॉन्ग लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ होती है। और रेगुलर बेसिस पे नहीं कर होते और इसके ट्रीटमेंट नहीं होते। वेरी गुड। वन ऑफ
हर रोज ये नहीं खर्चा किया जा रहा होता, ये वन ऑफ खर्चा होता है। वन ऑफ खर्चे से क्या मुराद है? 5 साल में एक दफा कर रहे हो, समटाइम 3 साल में एक दफा कर रहे हो। एसी खरीद के ला रहे हो तो क्या रोज खरीद के ला रहे हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। फ्रिज खरीद के ला रहे हो तो क्या रोज खरीद के ला रहे हो घर के लिए? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो वन ऑफ खर्चे हैं, जो वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन 5 years, वंस इन अ लॉन्ग रन हो रहे हैं। प्लस इनकी लाइफ लॉन्ग टर्म है, मोर देन 1 year है। और ये यूजुअली किस कैटेगरी के एसेट्स हैं? इट्स अ नॉन करंट एसेट। ये यूजुअली नॉन करंट एसेट का खर्चा है। अब आइए, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का फर्क समझ आ गया। एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। और एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर अब दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। क्या फर्क है? अब जरा हम समझेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे जैसे हमने एक्सपेंस की बात करी वो रेवेन्यू बेसिस पे हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे तो फिर रेगुलर एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपेंस का नाम दे देते, एक्सपेंडिचर का नाम क्यों दिया? एसेट टू नॉन करंट एसेट के कॉस्ट करो। एग्जैक्टली, एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है? नॉन करंट एसेट, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो किस पे रहा है खर्चा? नॉन करंट एसेट पे। अब आइए दूसरा, कोई और बात? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्योरली वन ऑफ हो रहा है। वही सारी डेफिनेशन है जो हमने अभी यहाँ पे की। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट पे हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो लाइफ है वो लॉन्ग रन में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या करता है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज कैपिटल मैं यहाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जब भी कोई इदारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसमें एक हाई चांस ये भी होता है कि इस खर्चे के नतीजे में इदारे की इनकम कैपेसिटी, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कैसे? इदारे ने कहा मेरे पास ऑलरेडी 5 मशीनें हैं जिसपे मैं टेक्सटाइल बना रहा हूं, मुझे 2 और मशीनें चाहिए। तो जब 2 और मशीनें आ जाएंगी तो जाहिर है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सेल भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इस तरह का कोई भी सर्विस ओरिएंटेड इदारा है। वो कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा और एक नई ब्रांच खोलूंगा। ये बफर जोन की ब्रांच है, अब मैं क्लिफ्टन ब्रांच खोलूंगा। तो क्लिफ्टन ब्रांच इज अ नॉन करंट एसेट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर happening one off, and yes, it is going to increase the earning capacity of the business. Getting the point? अब आइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन ऑफ है, लॉन्ग रन में है, नॉन करंट एसेट पे हो रहा है, सब कुछ ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए। मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी, यानी ये वो खर्चा है जिससे आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होगी। अगर आपने ये नहीं किया तो ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू लूज योर इनकम। हाउ? हाउ? स्कूल की एग्जांपल, अगर आज के दिन हम इस स्कूल, इस इदारे का मेंटेनेंस छोड़ दें, हार्डली 2 years, 2 years में बच्चे शिकायत करने लगेंगे माँ बाप को कि चेयर टूटी हुई है, एलसीडी नहीं चल रही, पंखे नहीं चल रहे, फलाना खराब हो गया है। और उसी 2 साल के अंदर अंदर पेरेंट्स आके अपने बच्चों को निकाल लेंगे यहाँ से। वो कहेंगे आप लोग तो यहाँ कुछ भी एक रत्ती बराबर भी पैसा नहीं लगा रहे हो, हम निकाल रहे हैं अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल। तो क्या हुआ? जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो लिहाजा ये जो मेंटेनेंस के लिए आपको नॉन करंट एसेट में बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, हो सकता है एसी की सर्विसेज करानी है, हो सकता है पंखा खराब हो गया, कैपेसिटर नया लगेगा, हो सकता है लाइटें खराब हो गई है, न्यू लाइट्स लगेंगी।
हो सकता है चेयर्स टूट गई हैं, नई चेयर्स आएंगी, बोर्ड सही नहीं काम कर रहा, बोर्ड नया आएगा, तो ये सब कंटिन्यूअस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हो नॉन करंट एसेट पे रहा। क्लियर हो गई कहानी, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आइए, तो ये पढ़िए कैपिटल एक्सपेंडिचर के पहले दो पॉइंट्स। Capital expenditure is not charged as an expense instead of profit or loss. Although a depreciation or amortization charge will usually make write off capital expenditure gradually over time. Depreciation and amortization charges are expenses in the statement of profit and loss. अब यहाँ पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ आ रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? एसओएफपी पे, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या फर्क है? Tangible assets depreciation यस, टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होती है और नॉन टेंजिबल एसेट्स पे जो कि सर्विसेज हैं उस पे एमोर्टाइजेशन होती है। नेक्स्ट अनम, कैपिटल एक्सपेंडिचर Assets results in the recognition of a recognition recognition of a non-current asset in the statement of financial position. क्लियर हो गई, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो रही है? नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुजैफा। for the purpose of the period of the business. This includes expenditure classified as selling and distribution expenses, administration expenses, and marketing. Maintain the existing earning capacity of. ठीक है, इसको हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं? इसको हम ट्रीट कर रहे हैं क्लासिफाइड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस, और ये सब कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसको हम क्यों कर रहे हैं? इट इज टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये उसमें सब आता है। अब आइए, अल्लाह भला करे, पढ़िए द इम्पोर्टेंट बॉक्स। Capital expenditure is expenditure that can be capitalized as a part of the cost of a non-current asset. Revenue expenditure cannot be capitalized as part of the cost of a non-current asset and must be expensed in the statement of profit or loss. कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ कैपिटलाइज कर सकते हैं? नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज अ नॉन करंट एसेट एसओएफपी में ये रिकॉर्ड हो सकता है। whereas revenue expenditure cannot be capitalized. Why? Because it is maintenance. Why? Because it is repairs. And therefore इसको हम कहाँ करेंगे? एक्सपेंस करेंगे एसओपीएल। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कैन बी कैपिटलाइज, इसको हमेशा कैपिटलाइज कहाँ कैपिटलाइज? पहली लाइन में कैपिटल कैन बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट, हमेशा कैपिटलाइज होता है, ठीक है। बट जब यहाँ पे कह रहे हैं कैन बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी फॉर एग्जांपल आपने एसी खरीदा, तो एसी के ही कॉस्ट में आपने फर्दर एक और एसी खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हो, या फिर अलहदा से भी लिख सकते हो एसओएफ। ये उसका कहने का मकसद है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल, a business purchases a building for $30,000. It then adds an extension to the building at a cost of $10,000. The building needs to have a few broken windows mended, its floors polished, and some missing roof tiles replaced. These cleaning and maintenance jobs cost $900. In this example, the original purchase $30,000 and cost of extension $10,000 are capital expenditure because they are incurred to acquire and then improve a non-current asset, and so can be capitalized as part of it. The other cost of 900 as revenue expenditure because these merely maintain the buildings and thus earning capacity of the building. तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हमें बताया गया कि कौन सी चीज कैपिटलाइज होगी और कौन सी चीज एक्सपेंस आउट होगी। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? पढ़ना नहीं है, बस बताएं। डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों? हम क्यों उसका डिफरेंस समझ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, जिस वजह से हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, खुद से करें। पहला वाला कहाँ जाएगा? परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी, इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेरी गुड। नेक्स्ट, द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ सच अ प्रॉपर्टी। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बताएं जल्दी तैयब। Depreciation expense. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट होगा।
तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू करेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं। सॉलिसिटर्स फीस इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ सच अ प्रॉपर्टी, कैपिटल। Next, the cost of adding extra storage capacities to a computer used by the business. हाँ, capital. अच्छा. Computer repairs and maintenance cost. Revenue. Profit on the sale of an office building. Revenue from sales by credit card. ये revenue तो profit of sale of an office building है वो क्या करेगा? Next, cost of new plant. Customs duty charged on the plant when imported into the country. Carriage cost of transporting the new plant from the supplier's factory to the premises of the business purchasing the plant. The cost of installing the new plant in the premises of business. The wages of the machine operators. देखें, फर्स्ट वाला कैपिटल था। डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लीज नोट, क्योंकि एक्सपेंस आउट हो रही है तो डेप्रिसिएशन को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आइए लीगल फीस। लीगल फीस क्या है, इसको हम क्लासिफाई करेंगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आपने परचेज किया नॉन करंट एसेट, उसके लिए एजेंट हायर किया, तो वो जाहिर है उसकी लीगल फीस वन टाइम ही है, क्योंकि वन टाइम ही एसेट परचेज हो रहा है। डी का है कैपिटल एक्सपेंडिचर। डी का क्या था, cost of adding extra storage capacity to a computer using by the business. Yes, it is capital expenditure. E, computer repairs, it's revenue expenditure. F, capital income. G, revenue income. H क्या था, the cost of new plant, capital expenditure. I, custom duty. Custom duty क्या है, borne by the purchaser of the non-current asset, they may be added to the cost of machinery and classified as capital expenditure. Next, J, carriage cost. These are paid by the purchaser of the non-current assets. They may be included in the cost of non-current asset and classified as capital expenditure. Next, installation charges, ये भी capital expenditure. And then finally, last L, the wages, revenue expenditure. I hope this is clear. आगे बढ़ें। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में कुछ रूल्स हमें बताते हैं। आइए देखते हैं वो क्या रूल्स हैं। पहला पढ़िए हुजैफा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टैंजिबल आइटम्स, देयरफॉर उसकी डेफिनेशन क्या बन रही है? Therefore, use in the production or supply of goods and services for rental to others for administrative purposes. बेसिकली इट इज हेल्ड फॉर यूज। पहला पॉइंट क्या है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर यूज। आपने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है, सेल करने के लिए नहीं खरीदा। तो जो इस्तेमाल करने के लिए नॉन करंट एसेट खरीदा है वो IAS 16 के मुताबिक अकाउंट फॉर किया जाएगा। नेक्स्ट, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, उसकी लाइफ डेफिनेटली जो उसका इस्तेमाल भी है वो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर लाइफ एंड यूजेज। खरीदेंगे भी, उसकी लाइफ भी जो होगी वो 1 साल से ज्यादा होगी और उसकी यूजेज भी 1 साल से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, कॉस्ट पढ़िए हुजैफा। Cost is the amount of cash or the fair value of the other consideration which is required an asset at the time of its acquisition or construction. कॉस्ट सिंपल, फेयर वैल्यू किसकी है, फॉर अक्वायरिंग एन एसेट। अब आगे आइए, फेयर वैल्यू। The value is the amount for which an asset replaced is between knowledgeable willing parties in an arm's length. अच्छा, अब ये क्या फर्क है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, क्या फर्क? कॉस्ट, फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, क्या फर्क? Cost वो है जो actually आपने acquire करने के लिए pay जो पे की है, ठीक है, और फेयर वैल्यू है, जो आप practice market में बेचने जाएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। कैरिंग अमाउंट, उसमें उसकी standard value. वेरी गुड। डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके, इम्पेयरमेंट लॉसेस डिडक्ट करके जो भी वैल्यू बुक्स में बच रही है उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। तो ये क्लियर है इन तीनों का क्या फर्क है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट। जरा रिपीट कीजिएगा, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, कितना खर्च किया उसको अक्वायर करने में, खरीद के कितने का लाए। सेकंड, मार्केट में कितने का बिकेगा। नंबर 3,
बुक्स में क्या कैरिंग अमाउंट लिखेंगे आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। आइए नेक्स्ट। रिकॉग्निशन के दो क्राइटेरिया हैं। आप कब कब किसी भी आइटम को जो आप खरीद के लाए हो उसको रिकॉर्ड करोगे एज अ टेंजिबल नॉन करंट एसेट अंडर IAS 16, अकॉर्डिंग टू IAS 16, कब रिकॉर्ड करोगे? उसके दो कंडीशंस है, पढ़िए ना। This value is performing a future economic benefit associated with the asset will grow the entity. So we will recognize it as a tangible non-current asset when 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 it is probable that future economic benefit associated with it will flow to entity। हम इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ टेंजिबल नॉन करंट एसेट? जब पहली शर्त इसकी पूरी होगी। पहली शर्त क्या है? मैं एसी खरीद के लाई हूं, मेरी नीयत क्या है इसको इस्तेमाल करने की, क्या इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगा इस इदारे को, किस शक्ल में? ठंडी हवा की शक्ल में। अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो स्टूडेंट्स रिलैक्स होके पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स रिलैक्स होके पढ़ेंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो अच्छा फीडबैक देंगे। तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू गिव द इदारा अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फौरी शायद ना मिले मगर फ्यूचर में इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, हो रहा है। So what are we going to do then? We are going to record it as a non-current asset. Next, the cost of the asset to the entity can be measured reliably. Cost can be measured reliably. हम तभी इसको रिकॉर्ड करेंगे जब हम इसकी वैल्यू या कॉस्ट को पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे एसी की वैल्यू क्या है, हम मेजर कर सकते हैं, कितने का खरीद के लाए पता लगा सकते हैं, मार्केट में इस वक्त कितने का बिकेगा पता लगा सकते हैं, ठीक है, इट इज मेजरेबल। तो जब तक मेजरेबल नहीं है तब तक रिकॉग्नाइजेबल भी नहीं है। क्या लिखें, किस अमाउंट में लिखेंगे? एसी अकाउंट डेबिट क्या अमाउंट लिखें अगर उसकी हम अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, मेजर ही नहीं कर पा रहे? क्या ख्याल है अनम? राइट। अब आइए इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट यानी इसकी जाहिर है मैंने यही बात आप लोगों को समझाई है कि अकाउंटिंग में दो ही चीजें हैं जो हमें सीखनी है। नंबर वन रिकॉर्डिंग, जिसको हम रिकॉग्निशन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग या रिकॉग्निशन। एंड नंबर टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन या जैसे लिखा है इनिशियल मेजरमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। इनिशियल मेजर किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें? तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें? इट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट, जिसपे आप खरीद के लाए हो। It will initially be measured at cost. So, initial measurement at cost. अब मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ वैल्यूएशन और यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, अब आइए अगला। अनम पढ़े फ्रॉम योर स्टडीज। From your studies of double entry, we should remember that the entities to record an acquisition of the non-current assets are debit, non-current asset, cost, credit, cash, or payable if a credit transaction. ठीक है, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? लिख लीजिए अपने पास, नॉन करंट एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। और किस पे हम रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे। अब आइए कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? तैयब पहला पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, हाईलाइटेड, जहां लिखना है लिख लें कि परचेज प्राइस में क्या क्या शामिल होगा। इंपोर्ट ड्यूटी पेड, लेकिन क्या चीज एक्सक्लूड होगी? ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स पेड।
अगला पॉइंट, अब ये देखिए सब रूल्स हैं, ये रूल्स लिख लें, लिख लें, याद कर लें, तब जब हम सम्स पे आएंगे इसको सिर्फ अप्लाई करना है इन रूल्स को। नेक्स्ट क्या है, इनिशियल एस्टिमेट। The cost of dismantling and moving the item and restoring the site on which it is located. खर्चा तो आएगा ना डिसमेंटल करने का, रिमूव करने का, जहां शॉप पे लगा हुआ था एसी वहां से हटाएंगे, फिर लेकर आएंगे जहां ओरिजिनली लगना है एसी। तो ये सब में एक खर्चा इन्वॉल्व है। इस खर्चे को हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करके ऐड करेंगे किसमें, कॉस्ट ऑफ दैट नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट, Directly attribute cost of bringing the asset to working condition for its इंटेंडेड यूज, उसको उसकी वर्किंग कंडीशन पर लाने के लिए जो जो कॉस्ट इनकर हो रही है, जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, या उसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए उसकी कॉस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीद के लाए हो, खरीद लिया आपने, अब आपने पिकअप करना है शोरूम से, तो पिकअप करोगे तो वो तो फ्यूल नहीं है उसमें, तो सबसे पहले फ्यूल डलवाओगे, तो जो पहला फ्यूल डलवाओगे उसको घर तक लाने के लिए, वो पहला फ्यूल भी उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। लेकिन उसके बाद जितना भी फ्यूल डलवाओगे वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा, क्योंकि वो तो अब रूटीन हो गया, तो हर वक्त पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी नहीं चलती, राइट। नाउ थ्री थिंग्स, थ्री ये आपने नोट डाउन कर लिए। तो वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कौन कौन से खर्चे हैं, जरा जल्दी से हुजैफा। The cost of site preparation, initial delivery and handling. लेवलिंग द फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री सो द मशीन कैन बी इंस्टॉल्ड, जहां पे मशीन इंस्टॉल होने हैं उसको शायद वहां पे फ्लोर बना रहे हैं, ऊंचा करके बना रहे हैं, हो सकता है टाइलिंग कर रहे हैं, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, Initial delivery and handling. डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, Installation and assembly costs. नेक्स्ट, Professional fees. नेक्स्ट, Cost of testing whether the asset is working properly after deducting the net proceeds from selling samples produced for testing. Right? नेक्स्ट। And staff costs arising directly from the construction of acquisition. क्लियर, ये तीन पॉइंट्स भूलेंगे नहीं कि कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं। कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, पहली चीज परचेज प्राइस प्लस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज लेस एनी डिस्काउंट्स। सेकंड बुलेट, cost of dismantling and removing, cost of dismantling and removing and restoring the site where it's located. Third, directly attributable costs, direct costs for bringing the asset to working condition। तीन अहम पॉइंट्स, और वर्किंग कंडीशन पे लाने के लिए डिलीवरी कॉस्ट लग सकती है, हैंडलिंग कॉस्ट लग सकती है, प्रोफेशनल फीस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, स्टाफ कॉस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आइए एग्जाम फोकस पॉइंट तैयार। Only staff costs arising directly from construction and acquisition of the asset can be capitalized as part of cost of the asset. कॉस्ट ऑफ द एसेट कौन कौन सी कॉस्ट बन सकती है, जो डायरेक्टली अराइज हो रही हो, डायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही है, स्पेशली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एसेट। या तो उस एसेट को बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, या उसको क्या किया जा रहा है, खरीद के लाया जा रहा है, अक्वायर किया जा रहा है। तो ये जो अक्वायर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है वो क्या होगी, कैपिटलाइज। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ, अनम। The cost of training staff to use a new asset cannot be capitalized because it is not typical that economic benefits will be generated from training the staff, as we can't guarantee that those staff will stay and use the asset. The cost of training staff should be expensed. एक्सपेंस्ड, क्या कह रहे हैं, जब आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो तो किस रूल को सामने रखते हुए इसको डिसाइड किया जा रहा है कि एक्सपेंस आउट होगा, बताओ तो ये। कह रहे हैं कि ट्रेनिंग स्टाफ का जो भी खर्चा है वो एक्सपेंस होगा। मुझे बताओ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे,
अभी हमने पढ़ लिया है वो। कौन सा रूल जी, कौन सा रूल अप्लाई हो? ट्रेनिंग स्टाफ को एक्सपेंस किया जाएगा, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? जल्दी तैयब। IS 16 तो होगा, IS 16 का कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? इतने सारे लिखे हैं मैंने। जी उजैफा। Directly attributable in profit and revenue generation. ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। Economic benefits of यस एग्जैक्टली। प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं हो रहा, क्या लिखा है इधर? हाँ, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि आप स्टाफ को ट्रेन करोगे, क्या गारंटी है कि वही स्टाफ आगे चल के आपका वो नॉन करंट एसेट को चलाएगा, इस्तेमाल करेगा? तो भाग भी तो सकता है। तो लिहाजा हम वो वाली कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एक्सपेंस करेंगे। अनम, बात समझ आ रही है? तैयब, आर यू विद अस? गुड। आइए। The following costs will not be part of the cost of property, plant, or equipment unless they can be attributed directly to the asset's acquisition or bringing it into its working condition. Anam, पढ़िए पहला point. The following costs will not be part of the cost property. Pehla, expenses of operations that are incidental to the construction or development of the item, administration and other general overheads. Next point is Alpha. startup and similar production costs. Next point, Tayyab. Initial operating losses before the asset reaches parent. Next, Anam. Staff training costs. Next. Maintenance contracts purchase. Yes. ठीक है, याद रहेगा। Subsequent expenditure किसे कह रहे हैं? तैयब पढ़िए। Subsequent expenditure is added to the carrying amount of the asset only when it's probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the enterprise. All other subsequent expenditure is simply recognized as an expense in the period of which it is incurred. क्या बात हो रही है, समझाइए। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? आपने एक दफा एक्सपेंडिचर कर लिया, कैपिटल या रेवेन्यू, अब उसके बाद फर्दर एक्सपेंडिचर हो रहा है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, फर्दर एक्सपेंडिचर। तो उस पे क्या बता रहे हैं? इट इज एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? जो बुक्स में लिखी है उसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। तो माइनस करके जो अमाउंट आ रही है वो आपका कैरिंग अमाउंट है। अगर फर्दर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो उसके कैरिंग अमाउंट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। बट कब किया जाएगा शामिल? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, जब मेजरमेंट इज रिलायबल, मेजरमेंट कैन बी डन, जब, और कब किया जाएगा? बस ये दो मेन कंडीशंस हैं। अगर ये दो मेन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अगर नहीं हो रही फुलफिल तो फिर आप उसको क्या करोगे? एक्सपेंस आउट कर दोगे। अब आइए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अच्छा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मैं अज्यूम करना चाह रही हूँ कि आप लोग करके आए हो कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई सब्जेक्ट में। दो तरह के मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट सम पे जाऊंगी और फिर सम के थ्रू उसको थोड़ा सा हम समझ। डेप्रिसिएशन वैसे कहते किसे हैं, होता क्या है, होता क्यों है? उसकी value over time ये देख। किसकी वैल्यू? Asset not नॉन करंट एसेट वाली कैसे गिर रही होती है, कैसे पता चला आपको? ये मतलब आप उसको measure करेंगे ना over time उसकी value कम हो जाएगी। आपकी इतनी useful life आपको किसने बताया उसकी वैल्यू कम होगी? हमें ACC क्यों क्यों कम हो रही है? रीजन क्या है? क्योंकि वो आप तो ब्रांड न्यू खरीद के लाए हो मार्केट से एसी, पुराना हो रहा है। आप इस्तेमाल कर रहे हो। चूंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, चूंकि ये अब सेकंड हैंड होता जा रहा है, हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं इसे, लिहाजा इसकी एक लाइफ है, 5 साल की लाइफ है फॉर एग्जाम्पल एसी की, 5 साल बाद खराब हो जाएगा। तो 5 साल की जो लाइफ है, एवरी सिंगल डे दैट इज पासिंग बाय हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। जब इस्तेमाल कर लिया तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो वैल्यू कम होती जा रही है तो क्या फिजिकली कोई पैसा जेब से जा रहा है? Physically there is no cash outflow, but yes the value is dropping in the books, जिसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इट्स अ सिस्टमैटिक। पढ़िए डेफिनेशन हुजैफा।
Depreciation is a systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. नेक्स्ट Depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for historical cost less its एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, और यूजफुल लाइफ जितनी भी होगी उसके ऊपर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। रेसिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? तैयब रेसिडुअल वैल्यू पढ़िए और समझाइए। जो बच जाता है बिल्कुल एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, जो एसेट का लाइफ मुकम्मल होने के बाद जो भी उसकी वैल्यू बच रही है, जिसको हम स्क्रैप कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। अब आइए स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ एसेट। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये रूल्स लिख लिए आपने जो मैंने यहाँ लिखे, नोट डाउन किए? नहीं किए तो कर ले, क्योंकि I16 के यही रूल्स हैं। Cost of an asset minus residual value divided by expected useful life of the asset. मेरा छोटा सा एग्जाम्पल है, नॉन करेंट एसेट कॉस्टिंग $20,000 with an estimated life of 10 years. No residual value would be depreciated at 20,000 minus 0 divided by 10, 2,000 per annum. दूसरा सवाल देखें, ये जरा खुद से ट्राई कीजिए जल्दी से ऑन योर कैलकुलेटर्स। नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 60,000 has an estimated life of 5 years and a residual value of 7,000. Annual depreciation charge using the straight line method. $10,600. 10,600 तैयब आ गया आंसर? अब आइए जरा देखें इस टेबल को कि कैरिंग अमाउंट कैसे निकाली जा रही है। सो ईयर 1 पे आपकी कैप नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी है? 60,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है? 10,600। कैरिंग अमाउंट क्या बच रही है? 49,400। 49,400 आपका ईयर 2 पे अगेन कॉस्ट ऑफ एसेट 60,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी 10,600 प्लस 10,600 21,200। अब आपकी कैरिंग अमाउंट क्या बच रही है? 38,800। इसी तरह ईयर 3, इसी तरह ईयर 4, इसी तरह ईयर 5, और ईयर 5 में आपने इंश्योर करना है कि कैरिंग अमाउंट रेसिडुअल वैल्यू के बराबर बचनी चाहिए, विच इज 7,000। अब आगे आइए, एसेट्स एक्वायर्ड पार्ट वे थ्रू एन अकाउंटिंग पीरियड। पार्ट वे यानी कि 6 महीने बाद एक एसेट खरीदा गया है, तो फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन कितने महीनों की रिकॉर्ड करोगे? 6 महीने जो बाकी के बचे हैं। अगर 9 महीने बाद एक एसेट परचेज किया जा रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन कितने महीनों का चार्ज करोगे? 3 महीने। तो यहाँ पे कोई बात हो रही है, जरा ये वाला सम कीजिए खुद से। A business which has an accounting year that runs from 1st to 31st December purchases a new non-current asset on 1st April at a cost of 24,000. The expected life of asset is 4 years and its residual value is nil. What should be the depreciation charge for 2001? पता लगाओ तैयार। मैम सवाल है, जी जी बोले। अगर मतलब हम यूज ही नहीं करें ऐसा ईयर से लिया था, अगर यूज नहीं कर रहे, अगर एज इट इज पड़ा हुआ है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अगर वो डब्बे में ऐसे रखा हुआ है और अभी तक उसको लगाया नहीं है, फिक्स नहीं हुआ है, तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी। मैं ऐसे से क्या जो मतलब ऐसे रखूंगा इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी डिपेंड करता है वो किस तरह का एसेट है जो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। यूजुअली इस तरह जो इमरजेंसी के एसेट्स होते हैं वो करंट एसेट्स यूजुअली।
हो गया? बताएं। 4,500. 4500 करेक्ट आंसर। तैयार हो रहा है नहीं हो रहा? वेरी गुड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करना होता है? हर साल एक न्यू डेप्रिसिएशन होती है। पहले साल फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, तो 10,000 आपने डिडक्ट किया, जो भी कैरिंग अमाउंट निकली, फिर अगले साल 10% उसका। तो ये हर साल उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होगी। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस परचेजेस अ नॉन करंट एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ $10,000. It is estimated residual value is 2160. Business wishes to reduce the reducing balance method to depreciate the asset and calculates the rent of depreciation should be 40% of the reducing carrying amount of the asset. The method of deciding that 40% is suitable annual percentage is a problem of mathematics, not financial accounting, and is not described here. तो अब आप जरा बताएं कि 10,000 का एसेट है, रेसिडुअल वैल्यू 2160 है, और लाइफ कितनी है इसकी, अल्लाह भला करे आपका। 40% इसका रेसिडुअल वैल्यू वो कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। लाइफ ऑफ एन एसेट तो नहीं बताई गई इसमें। साल का निकाल सकते हैं 40, हाँ, एक साल का निकालें। 3136. 3136 तो नहीं आ रहा। रजिस्टर्ड वैल्यू मैंने माइनस की है, उसके बाद 40% एसेट का 40%, 10,000 का 40%, आप 4,000 निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट 6,000 आ जाएगी। ईयर टू पे 6,000 का 40% निकालेंगे पर 2,400 आ जाएगा। 3,600 इसका 40% निकालेंगे, 1,440 आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ ईयर 3 आपके पास 2,160 विच इज इक्वल टू द रेसिडुअल वैल्यू, ये बच जाएगी। नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड में माइनस होगी, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आप 40% करते 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 आप पहुंचेंगे। अच्छा, जरा ये बताएं, ये सवाल है। तैयार कीजिए। 3000. हो गया? क्या आंसर है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और सेकंड?
इसका साल का अलग है। हर साल का अलग है, चलें बताएं। पहला वाला सही है 3000, पहले साल का रिड्यूसिंग बैलेंस 5950, करेक्ट। 3 years 7.5, ओके, 2514, वेरी गुड, 1634, एग्जैक्टली 1062। 1034। लास्ट वाले में आप अपना रेसिडुअल वैल्यू जो है उसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रिंगिंग डाउन बैलेंस टू ब्रिंग बुक वैल्यू डाउन टू 2000। वाई 2000? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 2000 स्क्रैप है, स्क्रैप आपको मिलेगा। 1034 इसमें डेप्रिशिएट होगा। क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? परफेक्ट। अगर आप मेथड चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी साल में तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पढ़िए। It is up to the business considered to decide the depreciation to apply towards non-current assets. Once that decision has been made, chosen method of depreciation should be applied consistently from year to year. However, the IE60 requires that depreciation method should be reviewed at least each financial year. And if there has been significant change in the expected pattern of economic benefits from those assets, the method should be changed to suit this new pattern. When such a change in depreciation method takes place, the remaining time not depreciated does not. Only current and future periods are affected. The change is not retrospective. फॉर एग्जाम्पल आप ईयर 2010 से स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते चले आए हैं, 2025 पे आके आपको लग रहा है कि मुझे ना अब जो है रिड्यूसिंग बैलेंस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमने बहुत साल 2010 से 2025 तक हमने स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब जो आप शिफ्ट होगे तो वो करंट और फ्यूचर पीरियड्स के लिए शिफ्ट होगे, ना कि पुराने पीरियड्स दोबारा से रिकैलकुलेट करोगे। नो, जो हो चुका वो हो चुका, उसको नहीं छेड़ेंगे, वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं है ये। ठीक है, आइए अगला करें, ये सवाल करें। The change in method of depreciation. Jacob Company purchased an asset of $1 lakh on 1st January 2001. It has an estimated useful life of 5 years and it was depreciated using the reducing balance method at rate of 40%. On 1st January 2003, it was decided to change the method to straight line. Show the depreciation charge for each year to 31st December of the asset's life. 2001 से लेकर 2003 तक depreciation charges बताइए।
And I'm done.